right, Jimmy? आपका यादव केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। चैप्टर 2 है। सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इस सॉल्यूशन के बारे में जानकारी करेंगे। इस लेसन में जानेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके अध्ययन को शुरुआत करेंगे। पहले इसमें जानना होता है, हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा इस लेसन में। ये सब जानकारी होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका लेसन है सॉल्यूशन। इसमें आपको इस प्रकार से कुछ आपके टॉपिक हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहली बात तो यही जानेंगे कि ये आपका सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन, ये जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे। फिर एक टॉपिक होगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जानेंगे वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर और भी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट वो होगा आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन और इसमें है एक हेनरी लॉ भी है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। और इस लेसन में आपको इन सभी बेस्ड, इन सभी टॉपिक बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस लेसन में। ये चीजें आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन के बारे में जानना है। व्हाट इज सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है सॉल्यूट की, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और राउल्ट्स लॉ, वांट हाफ फैक्टर और आपका हेनरी लॉ और इन सभी बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जनरली मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये आपने 11th में पढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आपने मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते थे, इन सब चीजों को आपने पढ़ा है। कंसंट्रेशन के बारे में जाना है और सॉल्यूशन के बारे में जाना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। लेकिन यहाँ अब आप हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि ये आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है।
और ये बोर्ड एग्जाम के अलावा भी इसमें जेई मेंस, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इसके रखे जाते हैं। न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। और इसकी जो थ्योरी है वो आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के क्वेश्चन आपका सेकेंड लेसन का न्यूमेरिकली आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपका लगभग इस लेसन का 80% कवर करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी कंपटीशन लेवल में इस क्वेश्चन से रखे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इस लेसन से अगर सवाल आपका न्यूमेरिकल नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा इशू होता है कि यार सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन हम दो प्रकार से देखेंगे, दो प्रकार से। एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये दो तरीके से हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इसको हम और भी नाम देते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो होता है ये आपका मास रिलेटेड होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास रिलेटेड कहलाता है। और ये जो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम रिलेटेड कहलाएगा। अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपकी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो ये आपको इस प्रकार से आपको 4 टाइप से देखने को मिलेगी, इस लेसन में आप पढ़ेंगे। एक होगा आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकेंड होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको 4 टाइप से आपको पढ़ने को मिलेगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखेंगे। वन हाफ फैक्टर जो आपका ये जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करेगा। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ये आपका कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड। ये आपके यहाँ पर जो आपके दोनों कंपोनेंट होंगे वो वोलेटाइल लिक्विड होंगे। एक राउल्ट्स लॉ आपको वो भी पढ़ने को मिलेगा जहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। फिर इसके बाद हेनरी लॉ एंड इन सभी बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1 करके, इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। आज हम व्हाट इज सॉल्यूशन,
इस पॉइंट को कवर करेंगे इस लेक्चर में। अच्छे तरीके से लेसन को आपको समझना है, इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा सीबीएसई को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे जो एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपको सहयोग करेंगे हर तरह से। चलिए अब बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने वाटर ले लिया और इसमें शुगर मिक्स कर दिया, शुगर मिक्स किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर। अगर आप यहां से किसी जगह से 1 स्पून ले लीजिए अमाउंट इसकी थोड़ी सी, या कहीं यहां से या किसी जगह से यहां से कहीं से भी ले लीजिए, तो आपको क्या उसमें मिलेगा उस सॉल्यूशन में, क्योंकि हम इसको कहेंगे कि सॉल्यूशन हो गया, एक वाटर है, दूसरा एक कंपोनेंट आपका शुगर है, दोनों कंपोनेंट आपस में जब मिलाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, तो आपका एक प्रकार से सॉल्यूशन बन सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन कहेंगे या फिर कुछ इसको और कह सकते हैं, तो वो देखेंगे। बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें से किसी जगह से भी हम निकाल करके स्पून में या कहीं थोड़े से देखें, इसको निकालें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरे वाटर और जो शुगर है इसमें वो पूरा मिक्स्ड होगी, बिल्कुल एक जैसा। अगर यहाँ से निकाल के थोड़ा सा टेस्ट करें तो क्या मीठा होगा, और यहाँ से अगर निकाल के देखें तो क्या कम मीठा होगा, ऐसा है क्या, या अधिक मीठा होगा यहाँ का कम मीठा होगा, ऐसा समझ रहे हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये पूर्ण रूप से कंप्लीट मिक्स्ड है, और ये आपका हर जगह कहीं से भी आप अमाउंट यहाँ से निकालिए और उसको टेस्ट करेंगे, आपको सभी जगह पर कंपोनेंट ए और बी दोनों आपस में बिल्कुल पूर्ण कंप्लीट रूप से एक रेशियो में मिक्स्ड होंगे, जो कि आपका सब जगह सेम निकलेगा। जब सभी जगह से ऐसी अमाउंट आपको दिख रही है कि हम चाहे यहां से लें चाहे जहां से लें, आपको बिल्कुल एक जैसा सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के हम मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, और ये होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने यहां पर ऑयल में वाटर मिलाया, या वाटर में आप ऑयल को डिजॉल्व करें, किसी में किसी को भी आप डिजॉल्व कीजिए, आप मिलाएंगे, प्रयास करेंगे, आपका जो मेहनत होगी वो बेकार में चली जाएगी। होगा क्या, ये जो ऑयल है इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, और जब डिजॉल्व नहीं होगा तो अगर मान लीजिए आपका इस तरह से सॉल्यूशन इसमें है, एक प्रकार सा मिश्रण आपने भरा इसमें मिक्सचर, तो होगा क्या कि अगर आप यहां से निकालेंगे या यहां से निकालेंगे या यहां से निकालेंगे, तो क्या सबकी अमाउंट बराबर निकलेगी? यहां की अमाउंट जिसमें आप निकालेंगे तो क्या ऑयल और वाटर इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे? क्या हो सकता है यहाँ पर वाटर ज्यादा हो या ऑयल ज्यादा हो या ऑयल कम हो, बहुत सारी चीजें। यहां से निकालोगे तो हो सकता है ऑयल ऑयल आ जाए पूरा, यहां से निकालो तो हो सकता है वाटर ही वाटर आ जाए या ऑयल बहुत कम हो।
तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर आपने मिक्स किया है तो ये आपका होमोजीनियस समान रूप से नहीं मिल रहा है, कहीं पर अलग मिलता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और ये आपका सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये होमोजीनियस वाला, जहां पर सभी प्रकार के पार्टिकल एक जैसे कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक रेशियो में मिल रहे हैं, कहीं से भी निकालें तो वाटर का जो इसमें कंसंट्रेशन है, शुगर का जो कंसंट्रेशन वाटर में है वो इक्वल होगा, चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले। कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिजॉल्व हो रही है, कितनी अमाउंट सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ये उसका कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको यहां पर देखिए, आप होमोजीनियस मिक्सचर यदि मिलता है तभी हम कहते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन है, अन्यथा में आप इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नोट्स बनाते चलेंगे। हाँ, यहां पर लिखेंगे, जैसा कि आपने देखा होमोजीनियस मिक्सचर है ना, तो आप लिखेंगे ए होमोजीनियस मिक्सचर two are more components, two are more substances is called solution। हाँ, ठीक है। देखिए होमोजीनियस, इस शब्द पे ध्यान देना है आपको। ए होमोजीनियस मिक्सचर टू आर मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो यहां पर मोर के बाद प्योर भी कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि जो सॉल्यूशन में होता है वो सभी प्योर होते हैं, इम्प्योर नहीं होते हैं। तो ए होमोजीनियस मिक्सचर टू आर मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या आप कहें ए होमोजीनियस मिक्सचर टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कहें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इन दोनों का अगर हम मिक्सर कहें, अगर ये रिएक्शन ना करें तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये हमको एक गैसेस मिक्सचर मिलेगा और होमोजीनियस होगा। जब होमोजीनियस होगा तो हम इसको सॉल्यूशन कहेंगे। H2 और प्लस N2 को अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको गैसेस मिक्सचर मिलेगा, जिसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में और जानते हैं और तरीके से। देखिए, मान लीजिए आपका ये, इसमें आपने वाटर मिलाया, वाटर है, इसमें आपने सुक्रोज मिला दिया। जैसे ही आप वाटर में सुक्रोज को डिजॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर रेडी होगा। और इस होमोजीनियस मिक्सचर में
टोटल कंपोनेंट कितने हैं इस मिक्सचर में, टोटल कंपोनेंट कितने हैं। तो ये आपका वाटर, अगर हम कहें इसको ए कंपोनेंट, तो ये आपका सुक्रोज बी कंपोनेंट हो जाएगा, या इसको ए कह दें इसको बी कह दें, इससे फर्क नहीं पड़ना है। कितने कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, ये आपका फॉर्मेशन होगा किसका, सॉल्यूशन का। होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन होगा। कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन में एक और कंपोनेंट डाल दें, मान लीजिए हमने साल्ट डाल दिया NaCl, तो ये आपका सी कंपोनेंट कहला गया। 1 कंपोनेंट ये एंड 2 अनदर ये, 3 कंपोनेंट्स हो गए। 4 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पर लेमन का जूस मिला दिया, 4 कंपोनेंट हो जाएंगे, या और भी कर सकते हैं। तो कंपोनेंट A B C D के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखें आपका होगा, अगर आपके सॉल्यूशन में टोटल 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। टर्नरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन। और बहुत सारे कंपोनेंट है, अगर कई सारे मिला दिए गए हैं तो आपका पॉलिनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें तो आप देख चुके बाइनरी सॉल्यूशन, जब 2 कंपोनेंट्स हो, मान लीजिए वाटर है आपने सुक्रोज मिला दिया, या मान लीजिए वाटर है उसमें आपने ग्लूकोज मिलाया, या वाटर है उसमें आपने साल्ट मिला दिया, 2 कंपोनेंट होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। एक मुख्य बात बेटा, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन ही आपके सिलेबस में है, बाइनरी सॉल्यूशन ही आपके सिलेबस में है। अर्थात हम जिस सॉल्यूशन की बात करेंगे इस लेसन में वो आपका 2 कंपोनेंट वाला होगा, अर्थात एक उसमें सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको हम देखेंगे। तो आप पहले इसको समझिए, 2 कंपोनेंट्स है तो बाइनरी सॉल्यूशन, यहां पर आपके 3 कंपोनेंट्स डिसॉल्व है इसमें, तो ये आपका टर्नरी सॉल्यूशन हुआ। 4 होते क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाता, और अगर बहुत सारे हैं तो पॉलिनरी सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल में एयर, ये जो आपकी एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। जो एयर सबसे अधिक अमाउंट में होगी वो आपकी सॉल्वेंट कहलाएगी, और अदर गैसेस सॉल्यूट होंगी। और ये जो आपका मिक्सचर तैयार हो रहा है सॉल्यूशन होगा, कौन से प्रकार का सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम देखें तो हमको अब पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, अर्थात उसमें ओनली 2 कंपोनेंट्स होंगे, और ये 2 कंपोनेंट्स के लिए अब हम समझते हैं और आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, आपने देखा कि सॉल्यूशन किस प्रकार से बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन हो सकता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जैसा कि हमने देखा, हम आपको बाइनरी सॉल्यूशन बताएंगे अब, क्योंकि जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन का जो बात करें तो सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं।
सॉल्यूशन आपका 2 पार्ट्स से मिलके बनता है। एक आपका होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। जैसा कि आपको बताया हमने कि ये आपका वाटर है और उसमें हमने मिक्स कर दिया साल्ट, तो ये आपका सभी जगह मिल जाएगा पूरा, और ये हमको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा जिसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें कंपोनेंट कितने हैं? ये आपका एक कंपोनेंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, 2 ही कंपोनेंट है। इसका मतलब आपका बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। इस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमें अध्ययन करना है। इस लेसन में आपका बाइनरी सॉल्यूशन सिलेबस में है आपके। वाटर ए कंपोनेंट मान लिया तो इसको बी कंपोनेंट कह देंगे, या इसको ए कह दे, इसको बी कह दे, बात एक है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। पहचानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि जो सॉल्यूट होता है उसकी स्मॉल अमाउंट होती है और ये सॉल्वेंट की लार्ज अमाउंट होती है। सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट आपका स्मॉल अमाउंट में होता है। लेकिन ध्यान देना है, आपको एक विशेष बात को ध्यान रखना है। सिर्फ इतनी बात मैंने अक्सर देखा है कि सभी टीचर इतना ही बोलते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर इस बात पर ही बोल दिया जाए कि सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट रखता है और सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट रखता है, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। जबकि टीचर इतना ही बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे हैं, इतना ही बोलते हैं। लेकिन यहां से आपका एक पॉइंट गलत हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे गलत हो जाएगा। ध्यान देना है कि लार्ज अमाउंट जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल, ये आप देखिए, इस पॉइंट को आपको समझना है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा कि किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा ज्यादा है। उसी के आधार पे हम उसको सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा है सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम है सॉल्यूट कहलाएगा। तो अब देखेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझेंगे। लार्ज अमाउंट और इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल, ये भी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो चलिए इनको समझते हैं। जैसा कि आपको जान लिया आपने, सॉल्यूट जिसकी लेस अमाउंट होगी, स्मॉल अमाउंट होगी, सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट लार्ज होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या मतलब है और कैसे इसको हम समझेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा, हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल में यहां पर हमने कह दिया 80% वाटर और 20% एथिल अल्कोहल। तो आपको बताना है इसमें एक, ये आपका ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट हो गया। 2 कंपोनेंट है, यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बताना है कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। जिसकी लार्ज अमाउंट होती है सॉल्वेंट कहलाता है,
ये आपका 80%, इस मिक्सचर का 80% वाटर है, लार्ज अमाउंट है, आपका सॉल्वेंट होगा। एथिल एल्कोहल सॉल्यूट होगा। अगर हम कहें कि यहां पर 70% एल्कोहल है और 30% वाटर है, इसकी अमाउंट लार्ज है, ये आपकी सॉल्वेंट हो गई। तो इस प्रकार से आपका अमाउंट के आधार पे आपका बदल जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट हो जाता है। अभी सॉल्वेंट था यहां पर, वो अब वाटर सॉल्यूट हो गया, यहां पर अमाउंट कम है इसकी। यहां पर तो आपने देखा डायरेक्ट परसेंटेज से। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपने कह दिया कि 20 ग्राम एल्कोहल 200 ग्राम H2O। तो आपको दिख रहा है कि लार्ज अमाउंट ये है, लार्ज अमाउंट ये है। आप बोलेंगे ये आपका सॉल्वेंट हुआ, तो ठीक है, कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहिए। लेकिन मैं आप इस बात को बताता हूं जो आपको सभी टीचर नहीं बताते हैं, जिससे आप लार्ज अमाउंट बोल करके उसको सॉल्वेंट कह देते हैं। लार्ज अमाउंट बोल करके सॉल्वेंट कहते हैं। तो चलिए बताइए, एक सॉल्यूशन है जिसमें हम कर देते हैं 98 ग्राम H2SO4 और 54 ग्राम कर देते हैं H2O। तो आप बताइए फिर इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है, बोलिए। लार्ज अमाउंट आप डिस्कस करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं लार्ज अमाउंट देख करके कि ये आपका सॉल्वेंट हो गया, आपका सॉल्वेंट है, जो लार्ज अमाउंट है सॉल्वेंट है। 20 ग्राम था, 200 ग्राम था, 200 ग्राम लार्ज अमाउंट है, आपने तुरंत बोल दिया सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। यहां आपकी 98 ग्राम है, ये सिर्फ 54 ग्राम है, आप कहेंगे कि 98 ग्राम ये सॉल्वेंट होगा। जैसे ही आपने बोला सॉल्वेंट होगा, वैसे ही आपका गलत हो गया। तो हमें समझना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट किसकी ज्यादा है, और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसे देखते ही थोड़ी बोलेंगे, ऐसे देखते हुए नहीं बोलेंगे, इनके लिए हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के बारे में पता करना है। तो हम देखें, अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल क्या है, मैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल पे बात करूंगा मैं अभी। फिलहाल मैं इसका आंसर देता हूं आपको। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल H2SO4, हम H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो यहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, N = W/M। हमने बताया था जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार कहा था। तो यहां से देखिए N = W अर्थात मास 98 ग्राम है, 98 ग्राम है, बाई M मॉलिक्यूलर वेट अर्थात मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का जरा निकालें।
हाइड्रोजन का होता है 1, मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फर 32 होता है, और प्लस इस रिएक्शन में आपको मॉलिक्यूलर वेट आने चाहिए लगभग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो आपको बताए जा चुके हैं। और ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 का मल्टीप्लाई करा दें, सभी को ऐड कर दें, 2 यहाँ पर 2 आया प्लस 32, और यह आपका हो गया 16 मल्टीप्लाई 4 64, इनको ऐड करो, ये आपका हुआ 98 हुआ। तो 98 बाई 98 और ये कैंसिल आउट हुआ, 1 मोल आ गया, 1 मोल है। H2SO4 1 मोल है। H2O की बात कर लेते हैं। H2O नंबर ऑफ मोल इसके, H2O 54 ग्राम है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 18, तो इसको डिवाइड किया तो n इक्वल आपका 3 हुआ। यहाँ पर 3 मोल है। आपने देखा कि जैसे आप पहले बोल रहे थे कि इसकी लार्ज अमाउंट है 98 और ये 54 कम है, तो ये सॉल्वेंट है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल H2O के ज्यादा है, इसका मतलब आपका सॉल्वेंट ये होगा सॉल्वेंट, और ये होगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे। नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, इस बात को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि आपका ये जो नंबर ऑफ मोल अर्थात ये मोल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि 11th क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी मैं यहाँ पर जरूरी है इसलिए बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल क्या है, इसको स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल N नहीं बनाएंगे। क्या है ये? जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं, जैसे कहते हैं एक दर्जन में, 1 डजन में टोटल कितनी थिंग्स होती हैं? 12। एक जोड़ी में 2, या जैसे कहते हैं कि मैच में, क्रिकेट मैच में टोटल कितने प्लेयर होंगे? तो शायद 11 होते हैं। तो इसी प्रकार से एकदम फिक्स वैल्यू है ना, तो यहां जो मोल है इसकी भी एकदम वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अर्थात हम कह सकते हैं ए मोल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन of 6.023 into 10⁻23 entities। ये है नंबर ऑफ मोल। ए मोल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ, इस नंबर को ए मोल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ दिस एंटाइटीज। मतलब ये आपका एक नंबर है, ये एक लार्ज नंबर है जिसको हमें पढ़ने में, बोलने में समस्या होती है, इसलिए हम इसको, इस संख्या को ना पढ़ करके इसके बदले में हम बोलते हैं 1 मोल, जो कि सिंपल हो जाता है। ये आपका 1 मोल होता है। तो इस प्रकार से हम मोल को जानते हैं। इसे हम
एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na से व्यक्त करते थे, Na से रिप्रेजेंट करते थे, एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं इसको। ये आपका 1 मोल के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी जो हमने पढ़ा था बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, ये कंपोनेंट बेसिस था। कंपोनेंट कितने हैं सॉल्यूशन में, उसके आधार पे उसका नाम कन्वर्ट कर देते थे। अब यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।